जय हिंद। आज के इस वीडियो में जानेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवों की जो है मौलिक इकाई कहिए या जीवन की मौलिक इकाई, इसे कोशिका कहते हैं। इंग्लिश में सेल बोला जाता है। इसका टेक्निकल नाम साइटो है। अब ये सेल क्या होती है? कोई छोटी कोशिका नहीं होती। यूनिट पार्ट ऑफ बॉडी का यूनिट पार्ट जो होता है उसी को हम सेल बोलते हैं। ये छोटा नहीं होता, एक टुकड़ा होता है, पार्ट्स होता है, पार्ट ऑफ यूनिट, जिससे बॉडी बना हुई। छोटी सेल नहीं है, सबसे छोटा पार्ट्स है, यूनिट है, छोटी बॉडी की इकाई नहीं बोलते। तो इसके एग्जांपल हम कैसे समझ सकते हैं? जो ईंट को अगर हम जोड़ेंगे तो दीवार बनेगा, दीवार को जोड़ने से कमरा बन जाता है, और कमरा जो बनता है उसको हम घर कहते हैं। उसी तरह हमारा बॉडी किससे बना हुआ? तो सेल छोटा पार्ट है, ईंट के जैसा काम। अगर सेल जमा हो जाएगा, समूह बनेगा, उसे उत्तक कहेंगे, और उत्तक और फिर जमा होंगे, अंग बनाएंगे, और अंग से एक बॉडी का निर्माण हो जाएगा, जिसे ऑर्गन सिस्टम्स कहते हैं। उसी तरह हमारी जो शरीर जो है कोशिका से मिलकर बना है, इसे जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। पार्ट्स ऑफ, जैसे वन, इकाई माने एक टुकड़ा, छोटा नहीं, सिर्फ एक हिस्सा, ठीक है। और इसका टेक्निकल नाम, जो बायोलॉजी में टेक्निकल इसका नाम है साइटो। और जिसमें हम बायोलॉजी के अंतर्गत इसको जो स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, उस किताब को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की जो स्टडी है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। और इसके जनक यानी फादर जो है, खोज करने वाले, तो रॉबर्ट हुक थे। 1665 में इन्होंने मधुमक्खी की छत्ते में की संरचना जो थी उसमें मरी हुई मृत कोशिकाओं को देखा था, मरी हुई कोशिका, डेड कोशिका को देखा था, ठीक है। आगे हम चलते हैं। तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की। अभी केंद्र की चर्चा भी हम करें। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा, और 1674 का समय था, टाइम था, पीरियड था। वो तालाब के जल में थी वो कोशिकाएं। अब इस थ्योरी को सलाइडन तथा सावान कहते हैं। सलाइडन तथा सावान ने कोशिका को दो पार्ट्स में बांटा, पादप तथा जंतु में, पौधे तथा जंतुओं में बांट दिया। अब देखिए, सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइक्रोप्लाज्मा यानी प्लाज्मा की कोशिका होती है। दूसरा सबसे बड़ी कोशिका ऑर्चिड्स की होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, ठीक है। दूसरा मानव में देखिएगा तो सबसे छोटी कोशिका स्पर्म्स होती है, शुक्राणु को, और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यानी ओवा की होती है। और सबसे लंबी कोशिका मानव में न्यूरॉन्स की होती है। और न्यूरॉन में विभाजन रहित होता, विभाजन रुक। अब देखते हैं हम इसके पार्ट समझते हैं कोशिका। और सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न जो लीवर में होता है। अब इसके हम पार्ट समझ लेते हैं कोशिका के। तो कोशिका के पार्ट्स कौन कौन हैं? तो इसके पार्ट्स को कोशिका अंगक कहते हैं, या सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। अब इसका काम क्या है कि ये किसी पदार्थ में बाहरी पर्यावरण से इसको अलग करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। अब जीवित कोशिका जीव जो होती है उसमें ये एक जटिल संरचना को सहारा प्रदान करती है। इसमें सारा रिएक्शन होता है, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये सिर्फ जो है अंगक आपका यूकैरियोटिक कोशिका में, ई मतलब है यूकैरियोटिक, पी मतलब है प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट पाया जाता है। ये एक दूसरे को डिफरेंस में अलग करने में ये बड़ा रोल करती है। आपका प्रोकैरियोटिक्स में नहीं पाया जाएगा, यूकैरियोटिक्स में पाया जाएगा। अब इसे हम देख कैसे सकते हैं? तो माइक्रोस्कोप से हम इसे देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप एक यंत्र होता है, मशीन होता है, जो किसी भी छोटे जीव को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। अब इसके पार्ट कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी और पार्चस। देखिए, कोशिका का पहला पार्ट है अंगक है कोशिका झिल्ली। ये जो ऊपर ऐसे देख रहे हैं ये झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है। अब ये झिल्ली के अंतर में जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी पार्चस, वैक्यूलस, आपका सेंट्रोसोम, लाइजोसोम, राइबोसोम, इंडो रेटिकल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकल्स भी पाया जाता है। ये पार्ट्स ऑफ यही है, गोल्गी अपर्चस का ही पार्ट है। और गोल्गी अपर्चस माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कार्य करता है। सब एक दूसरे के लिए कोई ना कोई कार्य करता है। अब ये काम क्या करती हैं? ये कोशिका में बहुत निर्णायक का कार्य करती हैं, निर्णायक का कार्य करती हैं। हम अब चलते हैं इसके पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? ये एक तरह की एक ऐसी झिल्ली है जो किसी पदार्थ को अपने अंदर से आने जाने देती है। पदार्थ को ये पौधे तथा जंतु दोनों में पाई जाती है। और ये क्या करती है? प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये झिल्ली क्या होती है? प्रोटीन की बनी होती है। और
ये सेल के सभी अंग में पाई जाती है। और ये घिरी हुई होती है ना, इसे ये घिरी होती है, झिल्ली से घिरी होती है। और इसमें एक झिल्ली जिसको हम झिल्ली बोलते हैं या प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली काम क्या करती है, तो ऑस्मोसिक प्रेशर की तरह काम करती है। ऑस्मोसिक प्रेशर समझ लीजिए थोड़ा सा, ऑस्मोसिक समझ लीजिए कि ये ऑस्मोसिक प्रेशर होता क्या। ये एक हमारा एक बीकर है ना, अब इसमें हमारे जल भरा हुआ, ये जल भरा हुआ, इसमें अब जल भरा हुआ है ना। अब इसमें देखिए बहुत सारे कण हैं, तो इस कण को हम सांद्रण कहते हैं। और इसमें एक झिल्ली लगी हुई है, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी मेम्ब्रेनस इसको बोला जाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ये जो जल का कण है, यहाँ सांद्रण कम है, इसका सांद्रण कंसंट्रेशन अधिक है और इसका कंसंट्रेशन लो है। सांद्रण क्या है, लो है, इसका कंसंट्रेशन लो है। तो लो वाला जो है वो हाई वाले की तरफ जाएगा, इसी को कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बोला जाता है, ऑस्मोसिक प्रेशर, ऑस्मोसिस या प्रासरण बोला जाता है, प्रासरण। विसरण तो हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, तो विसरण का काम नहीं समझना। तो ये प्लाज्मा क्या करती है, कोई भी ऑक्सीजन चाहे कार्बन डाइऑक्साइड को इसी क्रिया के द्वारा अंदर और बाहर करती है, इसी क्रिया के द्वारा अंदर बाहर। ये फूलती भी है, ये क्या करती है, फूलती है और पिचकती है ना, फूलती है और पिचकती है ना, फूलती है और पिचकती, चिपकती है, फूलती है और चिपकती है ना। तो ये फूलेगी तो किसी को बाहर फेंकेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर लेगी। और ये अगर चिपकेगी तो ऑक्सीजन को अपने अंदर खींच लेती है। इसी कहते हैं ऑस्मोसिस प्रेशर के द्वारा ये कार्य करती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे ऑस्मोसिस प्रेशर, अगर एग्जाम में आए तो इसे लिख लेंगे। केमिस्ट्री का पार्ट है, पौधे में भी यही कार्य करता है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली बहुत काम करती है, अपने किसी पदार्थ को अंदर और जाने भी देती है, बाहर भी आने देती है। ठीक है, अगला पार्ट समझते हैं। अगला हमारा पार्ट है कोशिका भित्ति या सेल वॉल, इसके कहते हैं। ये सिर्फ प्लांट में, केवल प्लांट में ही पाया जाता है और ये सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है, ये एक पौधा है, ये पेड़ है, उसको काटेंगे तो इसकी जो शाखाएं होंगी उसको कहते हैं सेल। उसमें बहुत सारा सेल फाइबर्स होता है, वो सेलुलोज की बनी होती है। ये पौधे की दृढ़ता एवं सुरक्षा आकार प्रदान करता है। देखिए एक टाइप का ये रिएक्शन टाइप का होता है। देखिए इससे आपको दिखता होगा, ये लग रहा है सेलुलोज किस तरह का लग रहा है, एक डीएनए के स्ट्रक्चर है। ये ऐसा नहीं है, इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेलुलोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेंजीन जैसा दिख रहा है। ठीक है, इसी तरह ये पौधे की दृढ़ता बनती है, पौधे की मोटाई बनती है। पौधा का तना मोटा होता है, पहले इतना पतला रहता है, फिर ऐसे करके ये मोटा हो जाता है पौधा और लकड़ी में बदल जाता है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का रहता है। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे एलिमेंट ने दिखाता, एलिमेंट साइंटिस्ट ने खोजा था। इसे क्रेब्स के द्वारा ही देखा गया है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, जब हम खाना खाते हैं, जब ये खाना खाएगा तो ये खाना खाने की जो क्रिया होती है उसमें हम उस रिएक्शन को कहते हैं रिस्पायरेशन। अब ये रिस्पायरेशन में जो ऊर्जा बनती है, एटीपी के 38 अणु बन जाते हैं। अब ये 38 अणु ग्लूकोज से टूटकर एनर्जी में बदल जाती है। ये ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बना लेती हैं और ये एनर्जी जैसे बनेगी तो बॉडी के विभिन्न पार्टों में, जैसे हार्ट हो गया, फेफड़ा हो गया, एतड़ी हो गया, गुर्दा हो गया, किडनी हो गया, पेनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, आँख हो गया, दिमाग हो गया, बॉडी के विभिन्न अंगों में माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को क्या करती है, क्या कर देती है, ऊर्जा को बांट देती है, वितरण कर देती है। और हमें कुछ ही थोड़ा सा ही ऊर्जा देती है माइटोकॉन्ड्रिया, हमें कार्य करने के लिए थोड़ा, और बाकी ऊर्जा को रोक कर रखती हैं और ये विभिन्न अंगों में पहुंचाने का कार्य करती है। जैसे हम अभी कोई काम करेंगे थोड़ा देर के बाद थक जाएंगे, मगर हमारा हृदय नहीं थकेगा, बंद नहीं होगा, धड़कता ही रहेगा, फेफड़ा उसे काम करेगा, सांस लेवे करेगा, किडनी में पेशाब आवे करेगा, पखाना, लेट्रिन, पेशाब सब होवे करेगा, आँख से देखने का कार्य होगा ही। माइटोकॉन्ड्रिया हमें कुछ ही % ही ऊर्जा देती, थोड़ा सा ही ऊर्जा देती है, लगभग 90-95% अपने पास ही रखती हैं, जो अंगों को देती है, हार्ट, गुर्दा, पेनक्रियाज, लीवर को देती है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया टूटेगी और हमें तोड़ के मार देगी, माइटोकॉन्ड्रिया मार देगी, ऊर्जा नहीं बनेगा, ग्लूकोज टूटेगा, सेल टूटेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें रिएक्शन करेगी, ऊर्जा बनाएगी, तो फिर रिएक्शन होगा तो हमारा विभिन्न अंग जो है खराब होगा और हमने
मृतक हो जाएंगे, मृतक हो जाए। देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में संरचना देख रहे हैं, ये डीएनए की संरचना, इसमें डीएनए आरएनए दोनों पाया जाता है और ये कोशिका अंग का पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका अंग का पार्ट भी होता है। ठीक, अगला देखते हैं गोल्जी अपर्चस। गोल्जी अपर्चस क्या करता है, इसमें परिवहन का कार्य करता है। परिवहन कैसे करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा की जरूरत, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाए, इसे बिजली घर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है जिस रास्ते जिसके द्वारा ऊर्जा ले जाएगी उसे कहते हैं गोल्जी अपर्चस। गोल्जी अपर्चस क्या करता है, बॉडी के विभिन्न अंगों से ऊर्जा लाकर हमें मुंह में दे रहा है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो मुंह तक भी ऊर्जा, गोल्जी आँख तक देखते हैं तो वो ऊर्जा को ले जाने में जो कार्य करता है वो गोल्जी अपर्चस ही कार्य करता है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट वैक्यूलस बेरिंग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रफ, इसमें दो पार्ट्स पाई जाती है, एक रफ भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स भी होते हैं गोल्जी अपर्चस। ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है और इसे ये कॉम्प्लेक्स में रहता है। ये एक कुंडली में सजी होती है, गोल्जी अपर्चस एक कुंडली में सजी होती है जो एक दूसरे पर चढ़ाव या बैलेंस ऑफ बॉडी करते हैं। अब देखते हैं राजधानियाँ या वैक्यूल्स। राजधानियाँ या वैक्यूल्स कहते हैं, वैक्यूल्स, राजधानियाँ या वैक्यूल्स को देख लेते हैं तब हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, राजधानियाँ क्या करती है, पौधे में, ये जंतु में क्या होती है, एनिमल में छोटी होती है, ये तरल तथा ठोस पदार्थों को संग्रहण करती है, एक थैली में, एक बैग में रखती है, ये वाटर स्टोर का भी काम करती है। ये पौधे में 50 से 90% पाई जाती है। इसमें एमिनो एसिड, आपका कार्बनिक एसिड वगैरह, शुगर और कुछ प्रोटीन और खाद्य भी बनते हैं। ये मेंटेन टू वाटर बैलेंस का कार्य करती है। ये आपका किसका पार्ट है, तो आपका ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया राजधानियाँ पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनल्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं सेंट्रोसोम। नेक्स्ट क्या है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है इसको तारकीय कहते हैं, बोबरी नामक विद्वान ने इसे देखा था। ये देख रहे हैं ट्यूब जैसी संरचना होती है इसमें, जिसको कहते हैं मदर सेंट्रॉइड भी बोला जाता है। ये सेंटर में पाई जाती है, सेल के सेंटर के दोनों हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, अब ये पाई जाती हैं तो इसमें क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है, कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीज़न। आपको यहाँ पर डिवीज़न की स्पेलिंग में ई लिखता हुआ लग रहा है कि ई लिखा हुआ है, अगर में ई ने लिखा हुआ डी लिखा हुआ। ठीक है, सेल डिवीज़न लिखा हुआ। ठीक है, कोशिका विभाजन होती है और ये सबसे ज़्यादा लीवर में कोशिका विभाजन होती है। अब ब्रेन में ये कोशिका विभाजन नहीं होती, ये आपका सेंट्रोसोम ब्रेन में नहीं पाया जाता है और ये 10% पाया जाता है गैलियम पाया जाता है, जिसको सेल डिवीज़न करते हैं। अब देखिए ये सेल डिवीज़न से क्या होता है, ये माइक्रोट्यूब्स बनाती है ना, माइक्रोट्यूब्स बनाती है। अब ये माइक्रोट्यूब्स ये सबसे ज़्यादा एनिमल में ही होता है, सेंट्रोसोम आपका जंतु कोशिका में ही होता है। ठीक है, अब ये क्या करती है, इनर फेज में मूविंग करती है। अब जैसे हमारा से अनकंट्रोल सेल डिवीज़न होगा एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी में तो उसे कैंसर का कारण कहा जाता है। अब ये सेंट्रोसोम क्या करती है, कैंसर का कारक भी माने जाते हैं। कोशिका जीभ में क्या करती है, कैंसर बनाती है जंतु कोशिका में। तो ये ब्रेन में तो कैंसर नहीं होना चाहिए, मगर ब्रेन में ये पाई नहीं जा रही तो कैंसर होगा कैसे, तो कैंसर गैलियम्स की वजह से होती है, क्योंकि 10% ब्रेन में गैलियम बनाती है, वो ट्यूमर यानी ब्रेन कैंसर बना लेती है। ठीक है, आप किसी भी बॉडी के हिस्से में अनकंट्रोल सेल डिवीज़न होगा तो वो एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी में वो कैंसर का कारण बनेगा। अब देखिए गोल्जी अपर्चस का ही पार्ट है आपका अंतर्द्रव्य जालिका या ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स ये क्या करती है, कोशिका को खड़ा करने का कार्य करती है, कोशिका को चिपकने नहीं देती है, आंतरिक सहायता यानी आंतरिक कंकाल का काम करती है। ये कोशिका दबे नहीं, देखिए हमारी बॉडी की कोशिका दब नहीं रही, देखिए दब रही है, फिर उठ गई, फिर दबा, फिर उठ गई। तो ये क्या करती है, कोशिका को क्या करती है, खड़ा करने का, इसको कहते हैं इंटर स्केल्स यानी आंतरिक कंकाल का कार्य करती है, आंतरिक सहायता देती हैं। अब स्मूथ ये दो तरह की होती है, एक स्मूथ होती है जिसमें वसा पाया जाता है, चर्बी पाया जाता है, और फैट्स, और जो रफ होती है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। ये दो तरह का हिस्सा देखिए, इसमें राइबोसोम भी है, ये एक पिलर का काम करती है जो कोशिका को खड़ा करती है ना, जिस चिपकती नहीं, दाबने पर चिपकेगी नहीं, पिचकेगी नहीं, दबेगी नहीं। एक खुरदुरी होती है, खुरदुरी की स्पेलिंग थोड़ा गलत है, खुरदुरा है ना, खुरदुरा इस टाइप का से लिख दिएगा। अब
राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम ये प्रोटीन का फैक्ट्री माना जाता है राइबोसोम को, प्रोटीन का फैक्ट्री इसे प्लेडे नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। ठीक है, अब इसमें देखो सेंटीमिनल से अगर ये छोटी होगी तो इसे प्रोकैरियोटिक, अगर ये बड़ी होगी तो यूकैरियोटिक्स होती है। ठीक है, अब न्यूक्लियस इसे रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था, इसे ब्रेन ऑफ सेल या कंट्रोलर, सेल कंट्रोलर भी कहा जाता है। ये न्यूक्लियस है, इसमें 2 हेलिक्स रस्सियाँ दिख रही है आपको जिसे डीएनए कहते हैं। इन दोनों रस्सियों को मिलाकर डीएनए, और डीएनए की रस्सी को खींचेंगे तो क्रोमोसोम निकलेगा, और क्रोमोसोम को खींचेंगे तो जीन निकलेगा, जीन। ठीक है, जीन्स का ही है ना, जेनस। अब ये तो महिला में और पुरुष में लगा कर इसकी टोटल जोड़ी जो होती है वो 46 होती है। ठीक है, ये डीएनए का काम का है, फोटोकॉपी का कार्य करती है। ब्रेन ऑफ सेल, जैसे प्रेगनेंसी में देखिएगा आपको गर्भाशय में जो महिला के पेट में बच्चा होगा उसमें आँख, नाक, कान, मुंह, दांत और किस पे जाना है, किसका फोटोकॉपी लेना है, वो सब डीएनए कार्य करता है। इसे कंट्रोलर का काम ये ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। ये 80% प्रोटीन की बनी होती है और 10% डीएनए की बनी होती है। अगला पार्ट को हम देख लेते हैं, अगले पार्ट्स को हम देखते हैं। अगला पार्ट है हमारा अगला पार्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या है, ये एक गोलाकार शेप में रहती है। लाइसोसोम गोलाकार शेप में स्टेक फील्ड विथ द हाइड्रोलाइसिक एनर्जी, ये क्या करती है, किसी भी कोशिका को जो मर जाती हैं वो एंजाइम में पचा लेती है। इसको कहते हैं आत्मघाती थैली भी कहा था, सुसाइड बेक बोला जाता है लाइसोसोम को, पाचक कोशिका भी बोला जाता है। अब ये क्या करती है, सेल वेस्टेज को क्या करती है, डिस्ट्रॉप करके अपने अंदर पचा लेती है, घोंट जाती है। ठीक है, अब ये देखो एटम बोन्स भी उसे बोलता है, ये आरबीसी में नहीं पाई जाती, कोशिका या आपके ब्लड में नहीं पाई जाती, आरबीसी ब्लड में। अब ये तिल्ली में सबसे ज़्यादा होती है, जो इसको हम स्लिंस कहते हैं, स्लिंस बोलते हैं। और ये एक एसिड अपने अंदर में छोड़ती हैं जो सेल को घोंट जाती है, जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उसको अपने अंदर घोंट देती है ना, एंजाइम के जरिए, पाचक एंजाइम के जरिए। देखिए ये इस टाइप से फूड है, खाना खाया। अब ये खाना जो है खाएंगे, फूड को अपने अंदर घोंटने का काम करेगा लाइसोसोम। ठीक, ये इसकी रचना है, इसमें उत्पाद वगैरह भी है। अब दूसरा समझते हैं, आज का लास्ट टॉपिक है जीव द्रव्य, या इसको प्रोटोप्लाज्म। ये कलरलेस का कार्य करता है, ये कलरलेस होता है। ये 2 प्रकार के हैं, साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। 80% इसमें जल पाया जाता है। होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और इसे शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, प्लेटलेट्स, सॉरी रुकिए, एक टॉपिक और छूट रहा, प्लास्टिड ओनली प्लांट में पाया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है। ये रंगीन होता है, जिसमें ग्रीन, पीला, ऑरेंज रंग होते हैं। ठीक है, येलो रंग। ठीक है, अब इसमें ल्यूकोप्लास्ट में भोजन वगैरह जो ऑयल प्रोटीन बनता है वो बनता है। ये पत्तियों में पाया जाता है, और ये पत्तियों में मेनली पाया ही जाता है, पौधे की पत्तियों में भोजन वगैरह बनाने का कार्य करता है। इसमें स्टोमेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, आरएनए दोनों पाया जाता है। ठीक है, आई होप वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब दोनों कर।